इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस दूसरे एपिसोड के तीसरे क्रम में मैं आज 25वें क्लास में बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आप सबके बीच हूँ। कल हमने आपको यस1 और यस2 के बारे में चर्चा की थी। सायंकालीन दूसरे सत्र में मैंने आपसे कुछ विभिन्न रोगों पर और उनकी औषधियों पर चर्चा की थी। आज क्रम के अनुसार मुझे यस3 और यस4 पर चर्चा करनी है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे कुछ एक दो साथियों ने बड़े अच्छे सवाल कल किए हैं और उन सवालों पर चर्चा की जानी चाहिए। नाम लेना ठीक नहीं है, केवल चर्चा के दौरान हो सकता है वो सवाल तमाम लोगों के हों और कहने वाले सिर्फ एक हों। हालांकि बहुत क्लिष्ट सवाल किया और मैं ये भी चाहता था कि ये सवाल उन्होंने मुझसे पूछा तो क्या इसका उत्तर वो पाए कहीं कि नहीं पाए, और अगर नहीं पाए तो उन्होंने आज तक इस सवाल को किसी के सामने किया क्यों नहीं। मेरे इस लगातार क्लास के लेने से मुझे इस बात का तो अनुभव हुआ कि हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में हमारे बहुत से विद्वान साथी हैं जिनके अंदर अनेक उत्कंठाएं हैं, लेकिन वो उसका समाधान कहीं पा नहीं रहे थे या पाने का प्रयास कर रहे होंगे तो लोगों ने उनसे बचने का प्रयास किया। बहुत ही कठिन सवाल हमारे एक साथी ने किया है। उनका कहना यह है कि जब आप उनका कहना है कि बायो एनर्जी के रूप में जब हम दवाओं को लेते हैं तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती हैं, यानी परमाणुओं के रूप में होती हैं, अणुओं के रूप में हमारे शरीर में आती हैं। तो क्या आवश्यकता है कि हम इनको 10 बूंद या 10 ड्रॉप या 10 दिन में 3 बार 4 बार इसको डिस्टिल वाटर मिला करके रोगी को दें? क्यों ना हम अपने जीभ पर 1 बूंद गिरा दें और फिर इसके बाद इस दवा का काम शुरू हो जाए। इनके सवाल का मूल थीम यही है। हालांकि इन्होंने अंग्रेजी में उसको लिखा था और मैं उसको पढ़ भी देता हूं ताकि इन्हें भी पता चल जाए कि हाँ इन्हीं का सवाल है। When bioenergy is molecular and we are supposed to use it in the form of molecular memory, when why it is needed to be 4 times or 3 times or 10 ml or 10 drops? When blood travels our body only life force and tongue has maximum pores and the maximum porosity of human blood stream. इनका कहना है कि हमारे जीभ पर जो छिद्र पाए जाते हैं या ब्लड में उसको सप्लाई करने की जो तीव्रता है उसके आधार पर हम 1 बूंद का ही प्रयोग क्यों ना करें। इस सवाल को जब इन्होंने मुझसे किया तो मैंने इनसे सवाल किया कि यह प्रश्न आपका है या आपके किसी मित्र का है जिन्होंने आपसे पूछवाया है। इन्होंने कहा ये 100% सवाल मेरा है। मुझे दुख भी है और अच्छा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि इन्होंने अपने मन की उत्कंठा को आगे बढ़ाया और ये सवाल किसी के मन में भी आ सकता था, और दुख इस बात का है कि इन्होंने मेरे पिछले क्लासों को ध्यान से सुना नहीं। हमारे कुछ श्रोता तो ऐसे हैं जो मोटी मोटी 2-3 बातों को पकड़ लेते हैं, उसके आगे पीछे का हमारा पूरा व्याख्यान सुनते नहीं हैं और तुरंत सवाल बना करके हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। जबकि मैं अपने लेक्चर में जो भी बात कहता हूं तो उसका समाधान, उसका सवाल और उत्तर मैं पूरी व्याख्या करके दे रहा हूं। मैंने ये कभी नहीं कहा है कि ये बायो एनर्जी है। बायो एनर्जी के रूप में बायो एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करने का फार्मूला, पोलैरिटी का फार्मूला और फोर्स का फार्मूला ये डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का नहीं है। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का मानना है कि प्रत्येक जीव की शरीर कोशिकाओं से बनती है। कोशिकाओं तक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से शरीर बनता है। यानी किसी भी शरीर का बेस कोशिका है और कोशिका की अपनी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है उस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को संचालित करने के, क्षमा कीजिएगा बीच में एक फोन आ गया जिससे मैं डिस्टर्ब हो गया, और मेरे कुछ नादान साथी जो इस क्लास की महत्ता को समझ नहीं पाते हैं वो बीच में फोन करके मुझे डिस्टर्ब करते हैं। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में प्रत्येक कोशिका के अंदर अपने निर्धारित एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स उस पर्टिकुलर कोशिका के कार्यों की गतिविधियों का संचालन करते हैं, उसको मॉडरेट करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं और उसके फिजियोलॉजिकली एक्शन में भाग नहीं लेते, सिर्फ उसको मोटिवेट करते हैं। और जब उस क्रिया का संपादन पूर्ण रूप से हो जाता है तो फिर शेष बचे हुए एंजाइम्स फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा उसी कोशिकाओं के टिश्यू फ्लूइड में सबसाइड कर लिए जाते हैं। ये बात मैंने कई बार आपसे कहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्म
बायो एनर्जी, बायो एनर्जी पौधों की ऊर्जा को लेकर के हम शरीर में ऊर्जा दे दें, यही तो आपका कहने का तात्पर्य है। आपने बायो एनर्जी शब्द लगाया है, एनर्जी मीन ऊर्जा। हम ऊर्जा से किसी अंग को ठीक करते हैं क्या? ऊर्जा देने से हमारी कोशिकाओं के इलेक्ट्रॉन तो और एक्टिवेट हो जाएंगे, उनकी गतिज ऊर्जा और तेज हो जाएगी। गतिज ऊर्जा तेज हो जाएगी तो मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमको बुखार है, बुखार में हमारे शरीर का तापमान बढ़ रहा है और हमने बाहर से बायो एनर्जी यानी एनर्जी के रूप में हमने आपको दवा दिया, तो फिर इसका मतलब हो गया कि हमारे अंदर एनर्जी या ऊर्जा जाते ही हमारी कोशिकाओं में क्रियाशीलता और बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी और बढ़ जाएगी। तो हम फिर उसको दवा के रूप में कहाँ यूज कर रहे हैं? ये जिन्होंने बायो एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी और पोलरिटी कॉम्प्लेक्स में या आर्ट फोर्स के रूप में ये संज्ञा दी है, उन साथियों को पुनर्विचार करना होगा कि एंजाइम्स और बायो एनर्जी में अंतर क्या है। एंजाइम्स कोशिकाओं की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं, उन पर अपना नियंत्रण रखती हैं, उनको कम और ज़्यादा नहीं होने देती हैं और ना ही क्रिया में भाग लेती हैं, केवल उनको मोटिवेट करती हैं एज ए कैटालिस्ट। जब हमारी किसी कोशिका में कोई एंजाइम्स अपनी निर्धारित कार्य क्षमता से कम काम करने लगता है या उसकी मात्रा किन्हीं कारणों से लिम्फ और ब्लड में कोई डिससिमिलरिटी आने के नाते उसकी मात्रा घटने लगती है, तो हमारे शरीर में संबंधित कोशिका, उसके टिश्यू और उसके अंग में कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं जिसे हम रोग कहते हैं। अंग्रेजी की भाषा में, एलोपैथी की भाषा में या अन्य पद्धतियों की भाषा में उसको लक्षण, या एलोपैथी में उसको हम रोग कहने लगते हैं, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम उसको सिम्टम्स या लक्षण के आधार पर रोग की परिभाषा लेते हैं। तो जब हमको लगता है कि हमारे इस कार्य क्षमता बढ़ रही है, तो हम फिर संबंधित अंग की उस औषधि को एंजाइम्स के रूप में शरीर में प्रवेश कराते हैं, और ये एंजाइम्स हमारे शरीर के संबंधित कोशिका में जाकर के पूर्व की एंजाइम जो कम हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी, उस पूर्व एंजाइम्स की पूर्ति करते हैं। और जैसे उस एंजाइम्स की पूर्ति हो जाती है, हमारा वो टिश्यू, वो अंग, वो ऑर्गन स्वस्थ हो जाता है। अब मॉलिक्यूलर के रूप में आपने कहा कि मॉलिक्यूलर बायो एनर्जी के रूप में मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपका बिल्कुल कहना सही है कि जब हम एनर्जी के रूप में लेंगे तो मॉलिक्यूल्स ही लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे एनर्जी के रूप में नहीं ले रहे हैं, हम उसको एंजाइम्स के रूप में ले रहे हैं। एंजाइम्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, को एंजाइम्स और एपो एंजाइम्स। दोनों को मिला करके हम होलो एंजाइम्स कहते हैं। जो को एंजाइम्स है वो हमारा प्रोटोजिनस पार्ट है, और जो एपो एंजाइम्स है वो हमारा नॉन प्रोटोजिनस पार्ट है। दोनों प्रकार के एंजाइम्स मिलकर के एक होलो एंजाइम बना करके हमारे फिजियोलॉजिकली एक्टिवेशन में अपना रोल अदा करते हैं। तो जब हम इनको डिस्टिल वाटर के माध्यम से लेते हैं, तो डिस्टिल वाटर के हाइड्रोजन के आयन, जल के जो आयन होते हैं एच आयन और OH आयन में, ये एंजाइम्स जा करके उस एच आयन और OH आयन के साथ मोटिवेट करते हुए हाइड्रोलिसिस के माध्यम से ये जाके उस संबंधित कोशिका पर तीव्र गति से पहुंचते हैं। और पहुंचते किसके द्वारा हैं? हमने आपको बताया था कि हमारे सारे के सारी तंत्रिकाओं पर इनका फंक्शन है। तो जब ये तंत्रिकाओं के माध्यम से, हमारे एक्सोप्लाज्मा के माध्यम से ये वहां पहुंचते हैं, तो त्वरित गति से 1/300 सेकंड में ये वहां पहुंच करके कार्य करना शुरू करते हैं। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि और काम करते हैं, चूंकि मॉलिक्यूलर एंजाइम, आपने मॉलिक्यूलर शब्द का इस्तेमाल आपने किया। मॉलिक्यूलर शब्द का अर्थ हो गया परमाणुीय, परमाणु, एटॉमिक, जिसको हम मॉलिक्यूलर या अणु का रूप मानते हैं। तो जब हम अणु को विघटन करेंगे, हम यौगिक का विघटन H2O में करते हैं, या आयन और OH आयन में। एंजाइम्स हमारे प्रोटीनोजिनस होते हैं, नॉन प्रोटीनोजिनस होते हैं। नॉन प्रोटीनोजिनस में मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो जब ये पानी से रिएक्शन करते हैं तो इनमें आयनाइजेशन होता है, और आयनाइजेशन के द्वारा ये हमारे संबंधित अंग तक पहुंच जाते हैं। अब आपके 1 ड्रॉप और 10 ड्रॉप की बात है। एंजाइम्स की मात्रा जिस कोशिका में हमको जितनी आवश्यकता है, उससे कम और उससे ज़्यादा हम दे भी नहीं सकते हैं। हम ज़्यादा देंगे तब भी वो जाके उतने काम करेंगे। हम 5 बूंद से 20 बूंद तक की दवा का प्रयोग इसलिए करते हैं कि संबंधित कोशिकाओं के अंग में जाके उचित मात्रा में एंजाइम्स की पूर्ति हम कर सकें। 1 ड्रॉप में हमने अगर 1 ड्रॉप टंग्स पर डाला, तो जीभ पर जाने पर अगर हम उसको डिस्टिल वाटर के रूप में ले रहे हैं, तो एक हाइड्रोलिसिस होगा ना, आयनाइजेशन होगा ना हमारे जीभ पर। तो जीभ की तंत्रिकाओं पर मैंने जब जीभ की संरचना बताई थी, तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि इसमें लिंगुअल और सब लिंगुअल जो ग्लैंड्स होते हैं, उस ग्लैंड की क्रियाशीलता कितनी होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम 1 ड्रॉप गिराएंगे,
चूंकि वो लोग जो अन्य चिकित्सा पद्धति के लोग हैं वो अपनी दवाओं को टंग पर गिरा करके और उस टंग पर गिराने के बाद वो एल्कोहल में उनका बना होता है। एल्कोहल के फिजियोलॉजिकल एक्शन और हमारे डिस्टिल वाटर के फिजियोलॉजिकल एक्शन में बहुत अंतर है। दोनों का आयनाइजेशन में, दोनों के आयनों के टूटने और बिखरने पर, उनके यौगिक सम्मिश्रण पर, दोनों का ये बायोकेमिस्ट्री के पढ़ने का बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि हम संबंधित अंगों के एंजाइम्स की उचित मात्रा के लिए अधिक से अधिक बूंद का प्रयोग करके वहां पर पहुंचाते हैं और जितनी आवश्यकता होती है वहां पर उतनी उसकी जरूरत होती है उतना लिया जाता है, शेष हमारे बॉडी में सबसाइड कर लिया जाता है। ये मेरा मानना है कि एक बूंद की आवश्यकता हमको नहीं है। हम एंजाइम्स के रूप में लेते हैं, डिस्टिल वाटर के साथ मिला करके लेते हैं, इस नाते मॉलिक्यूलर फॉर्म को हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं आता बल्कि पूर्ण के पूर्ण कंपाउंड जाते हैं। एंजाइम्स एक कंपाउंड है जो प्रोटीनोजिनस और नॉन प्रोटीनोजिनस कंपाउंड है, ना कि मॉलिक्यूलर है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी या इस पर हम फिर चर्चा कर लेंगे, क्योंकि हम मूल विषय से फिर भटक जाएंगे। हालांकि एक सवाल आपसे जरूर करना चाहूँगा इसी वीडियो के माध्यम से कि जिस तरह के सवाल आप लोग हमसे कर रहे हैं, अब आपको ये लगता है कि मैं आपको बहुत सस्ते में मिल गया हूँ। सस्ते का मतलब ये कि आप मुझसे सवाल करते रहेंगे, मुझे परेशान करते रहेंगे और मैं आपके सवालों पर ही उलझा रह जाऊँगा और आगे मुझे पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा और हमारे विपक्षी कहेंगे कि देखिए ये उलझा हुआ है। आप सवाल करें, लेकिन क्या इस तरह के सवाल आपने उन दादाओं से किया है, उन नेताओं से किया है, उन संस्थान चालकों से किया है जो मोटी मोटी किताबें लिख करके आपको डॉक्टर बना के बैठाए हैं? जरा उनसे पूछ लीजिए यही सवाल। मैं तो आपको इतनी व्याख्या दे रहा हूँ, मैं आपको इतना समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे समझाने के बाद भी आप न समझ पाए हों, आप फिर सवाल आपके दिमाग में आए, आप उनसे सवाल करें। लेकिन जरा इसी तरह के सवाल जो आज 18 तारीख से 22 तारीख तक वहाँ वेबिनार कराने जा रहे हैं, जरा उनके मंच पर जाकर के भी ये सवाल कर लीजिए और देखिए वहाँ पे वो जवाब देते हैं कि जवाब से भागते हैं। जितने बड़े बड़े डैशबोर्ड लगा करके बड़े बड़े मंचों पर सजे हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सचिव बन करके बैठे हैं और लिख रहे हैं कि लॉकडाउन में भी मेरी संस्था में सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, जरा उनसे ये सवाल करिए ना। मैं तो आपको खुद बताने आ गया, मैं अपनी बात करने आ गया। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैंने कोई किताब नहीं लिखी है, मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ, मैं कोई मेडिकल कॉलेज नहीं चलाता, मैं दवा की फैक्ट्री नहीं बनाता, मैं दवाइयाँ नहीं बतलाता, ना मैं किसी की सप्लाई करता हूँ। मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, अपनी सेवा करता हूँ, सरकार की नौकरी करता हूँ। अपने कॉलेज प्रिंसिपल पद से 2 बजे के बाद जब मैं उठता हूँ तो मैं डॉक्टर बन जाता हूँ। 2 बजे सुबह 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक मैं एक रहता हूँ। तो मैं तो अपने समय का सदुपयोग कर रहा हूँ कि लॉकडाउन में मुझे आपसे बात करने का मौका मिला जीवन में पहली बार। इससे पहले तो मैं इतना व्यस्त था कि मैं आपके बीच आ ही नहीं पा रहा था और कभी कभार अगर मंच पे आया भी तो लोग मुझे सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मान लेते थे या एंकर के रूप में मान लेते थे। मेरी बातों को तवज्जो इसलिए नहीं देते थे कि ये सोचते थे वी कुमार का पिछलग्गू या वी कुमार की पूंछ है। सिर्फ इतने लोग मुझे जानते थे। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ जो मैं भी जानता हूँ, लोगों में बड़ी ईगो पावर आ गया है तो उस ईगो पावर को कुछ डाउन करने का मौका मिले। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, मैं तो आपके हर कठिन सवालों का जवाब देने के लिए सदैव तत्पर हूँ, लेकिन आप उन महान ग्रथियों से भी इस तरह के सवाल करें और उनके जवाब अगर मिल जाए तो मुझको लिख के भेज दीजिएगा कि वो क्या जवाब दे रहे हैं। बहुत अच्छे सवाल के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नाम आपका नहीं बता रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हमारे एक और साथी ने बहुत अच्छा सवाल किया है। इस तरह के सवाल उन लोगों से भी किए जाने चाहिए। हालांकि चूंकि ये सवाल मेरे ही विषय का है, साथ ही उन्होंने मुझसे किया। इनका कहना यह है कि आपने कहा कि इलेक्ट्रिसिटीज का प्रयोग कम करना चाहिए, ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव हैं और बाकी शेष दवाएं फिजियोलॉजिकली नॉन एक्टिव हैं और वो जाकर के एज एंजाइम्स कोशिकाओं में कार्य क्षमता पर नियंत्रण करती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटीज क्या करती हैं, कैसे ये रिएक्शन करती हैं, यानी क्या ये एंजाइम्स नहीं हैं? उनका कहना यह है कि क्या ये एंजाइम्स नहीं हैं? बहुत ही गंभीर प्रश्न है ये। मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की सभी औषधियों में एंजाइम्स हैं। इसके पहले मैंने आपको एक और व्याख्या भी की थी, मैं थोड़ा सा पढ़ करके बता देता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की इलेक्ट्रिसिटीज तरल रूप में, बीच बीच में फोन कॉल से हो जा रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। हमारे कुछ साथी डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे, जबकि मैंने निवेदन किया है कि जब मैं लाइव पे रहूं तो डिस्टर्ब ना करें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की इलेक्ट्रिसिटीज दवाएं लिक्विड फॉर्म में होती हैं और ये रासायनिक पदार्थों की सांद्रता के स्तर पर होती हैं।
जहां अंगों के कार्यों के प्रभाव रखने वाले पदार्थ सक्रिय रूप में होते हैं। इलेक्ट्रिसिटीज का व्यवहार अंगों के कार्यों में अपेक्षित संशोधन करके संकटकालीन समय में तात्कालिक रिएक्शन करती है। यानी ये एक प्रकार, मैंने आपको को एंजाइम और एपो एंजाइम बताया है। एंजाइम आपकी प्रोटोजिनस एंजाइम्स से और एपो एंजाइम्स नॉन प्रोटोजिनस एंजाइम्स हैं। प्रोटीन एंजाइम्स जाकर के सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रवेश करती हैं और एपो एंजाइम्स कोशिका के सेल टू सेल ट्रांसफर होकर के कोशिका मेम्ब्रेन के बाहर ही काम करती हैं। तो जो हमारी 32-31 जो औषधियां हैं वो हमारी को एंजाइम्स के रूप में काम करती हैं। और ये हमारी, चूंकि इनमें एंजाइम्स के अलावा ये नॉन प्रोटोजिनस एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स ये भी हैं लेकिन ये नॉन प्रोटोजिनस एंजाइम्स हैं। इनमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का भी मिश्रण रखा गया है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो मिश्रण रखा गया है, इसी क्यों रखा गया है, इसका कारण क्या है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटीज जो है इनमें कुछ कलर आ जाता है। हमारी अन्य दवाओं में कलर नहीं आता है, वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, स्वाद रहित होती, हान रहित होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटीज में कुछ उनके विशिष्ट गुणों के कारण, विशिष्ट केमिकल्स कंपाउंड के कारण उनमें कुछ कलर आ जाता है। और वो कलर ये बताते हैं कि ये नॉन प्रोटोजिनस एंजाइम्स हैं। तो ये जाकर के हमारे अंगों के कार्यों में, चूंकि इनमें नॉन प्रोटोजिनस में ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो ये जाकर के फिजियोलॉजिकली एक्टिव हो जाती हैं। और जब ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव हो जाती है तो उन अंगों की, विशिष्ट अंगों की कार्य क्षमता को बढ़ा देती हैं या घटा देती हैं या बैलेंस मिला देती हैं। और जब उस अंग की कार्य क्षमता में घटाना बढ़ाना इनका क्रम जारी रहता है तो बाकी काम हमारी कोशिकाओं में जाकर के शेष नॉन प्रोटीजिनस प्रोटीजिनस एंजाइम जाकर के संपादित कर देती हैं। इसलिए ये मानना कि ये एंजाइम्स नहीं है, गलत है। एंजाइम्स दोनों हैं, दोनों के एंजाइम्स की अलग अलग कैटेगरी है। ये मैं आपको यहाँ पर बता करके इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। S3 और S4 पर हम चर्चा अब शाम को करेंगे, क्योंकि आज मुझे एक कार्यक्रम में सम्मिलित होना है और ये दो महत्वपूर्ण चर्चाएं हमने आपके बीच में कर ली हैं। मैं कोशिश करूंगा कि शाम को 4 बजे के आसपास मैं आपको S1 और S3 के बारे में चर्चा करूं और फिर 1-2 रोग के बारे में आपसे मुलाकात हो। आज इसी मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्शन और इलेक्ट्रिसिटीज के बारे में जो मैंने संक्षिप्त आपको, देखिए एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री इतना विस्तृत विषय है कि इस पर हर दृष्टिकोण से चर्चा करना ये तभी संभव है जब लगातार क्लास लिया जाए, और लगातार केवल फिजियोलॉजी के क्लास ही लिए जाएं। फिजियोलॉजी के क्लास लेने के लिए आपका मस्तिष्क और मन दोनों केंद्रित होना चाहिए और फिर आप उसके एक्शन को समझेंगे। अभी तक तो 80% डॉक्टर सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको वो रोग बताएं, हम उनको दवा बता दें, वो अपना प्रैक्टिस करें। हमारे केवल 20% या 10% हमारे न्यू कॉमर्स या चिकित्सक ये कहते हैं कि नहीं आप पूरा समझा के बताइए। तो लेकिन हम दोनों चिकित्सकों को समावेशित करके, आपस में मिश्रण करके हम दोनों की बातों को लेके चल रहे हैं। तो ये 2 अच्छे सवाल थे, मैंने इनको उठा लिया। अब इन पर अभी और व्याख्या हो सकती थी, मॉलिक्यूलर फॉर्म पर, बायो एनर्जी पर और ड्रॉपलेट पर बहुत चर्चाएं हो सकती थी, लेकिन मैंने उसको संक्षिप्त चर्चा किया। क्योंकि अब इतनी चर्चा अगर मैं अकेले करूंगा तो बाकी लोगों को हमारी आलोचना करने का मौका भी तो मिलना चाहिए। वो मेरी कमियां इसी में से निकाल के फिर हमसे सवाल करेंगे, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये तो क्रम चलता रहेगा। और जहां तक इलेक्ट्रिसिटीज की बात है कि मैंने आपको एपो एंजाइम और को एंजाइम दोनों का रिलेशन बता दिया, क्योंकि होलो एंजाइम से डिवाइड होकर के को एंजाइम से बनते हैं। हमने आपको ये भी बता दिया है कि हीट का कोई प्रभाव एपो एंजाइम और को एंजाइम्स के टूटने पर नहीं होता है, होलो एंजाइम्स पर हीट का प्रभाव होता है। जब हम को एंजाइम और एपो एंजाइम को मिला देंगे तो एक निश्चित टेम्परेचर के बाद वो काम करने में उनमें दिक्कत आती है, लेकिन जब दोनों अलग अलग काम करते हैं तो उन पर हीट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपकी फिजियोलॉजी भी कहती है, बायोकेमिस्ट्री भी कहती है। जिन्होंने गहन बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन किया वो इस बात को समझते होंगे कि उनमें एपो एंजाइम और को एंजाइम का डिफ्रेंशिएशन क्या है। चलिए मैं इसके आगे फिर आपसे शाम को बात करता हूँ। तब तक के लिए आप सब फिर कुछ चिंतन करें, मनन करें। नमस्कार, धन्यवाद।